नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे साइकोलॉजी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों कि MEIS का निर्माण किसके मापन हेतु किया जाता है। जो MEIS है इसका निर्माण किसके मापन हेतु किया जाता है। तो देखिए आपको अब कैसे याद रखना है इसको। तो देखिए बुद्धि, संवेग, व्यक्तित्व एवं संवेगात्मक बुद्धि ये विकल्प है। तो देखिए जब MEIS का फुल फॉर्म अगर आपको आता है तो वहीं से आप इसका उत्तर निकालोगे ना। तो MEIS का फुल फॉर्म बता देता हूँ। M यानी होता है मेयर। M मीन्स क्या होता है, मेयर। E का हो जाता है मित्रों इमोशनल, मेयर इमोशनल। फिर होता है इंटेलिजेंस और फिर होता है स्केल यानी कि मापन, है ना। मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल यानी कि लिखा है बुद्धि से, तो बुद्धि से नहीं है, ना संवेग से, ना व्यक्तित्व। यह है संवेगात्मक बुद्धि या सांवेगिक बुद्धि। कहने का मतलब है इमोशनल यानी सांवेगिक, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, है ना। तो मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल यानी MEIS का निर्माण मित्रों संवेगात्मक बुद्धि का मापन हेतु किया जाता है। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, शिक्षण के संबंध में कौन आश्रित चर कहलाता है। कि शिक्षण के संबंध में कौन आश्रित चर कहलाता है। तो देखिए मित्रों आश्रित चर के बारे में पूछा गया यहाँ पे। तो शिक्षक, छात्र, विद्यालय, पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार 3 चर होते हैं। एक आश्रित चर है वो कहलाता है मित्रों छात्र, ठीक है। शिक्षक की बात करूं तो मित्रों शिक्षक कहलाता है स्वतंत्र चर, है ना। और विद्यालय नहीं होगा बल्कि तीसरा होगा मित्रों पाठ्यक्रम, है ना। पाठ्यक्रम में क्या होता है कि शिक्षक तो क्या है स्वतंत्र चर है और छात्र क्या है आश्रित चर है। जब शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर, है ना, दोनों मिलकर क्या करते हैं अंतः क्रिया करते हैं, है ना। तो किसकी करते हैं, पाठ्यक्रम के अंत क्रिया करते हैं। तो ये पाठ्यक्रम हो जाएगा मित्रों मध्यस्थ चर। क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है आश्रित चर कौन सा है, तो इस प्रकार आपके छात्र आश्रित चर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है AB थ्योरी किसके द्वारा दी गई। अच्छा प्रश्न है और देखिए बस थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है। अगर पहले से टॉपिक पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। AB थ्योरी किसके द्वारा दी गई। अब ये नहीं बताया कि किस टॉपिक से है ना। तो देखिए AB थ्योरी, AB सिद्धांत है ना, तो ये है मित्रों बुद्धि। किससे है, बुद्धि से, है ना। बुद्धि में जो A और B का सिद्धांत किसने दिया, केटल ने नहीं दिया, ना ही वर्णन ने दिया, ना ही गार्डनर ने दिया, बल्कि ये दिया था मित्रों हेब ने। हेब ने AB थ्योरी दी थी, यानी कि A इंटेलिजेंस दिया थी, ए इंटेलिजेंस, और दूसरी दी थी मित्रों बी इंटेलिजेंस, है ना। तो जो ए इंटेलिजेंस है इन्होंने कहा ये वंशानुगत होती है ना, ये क्या होती है वंशानुगत। और बी क्या होती है, बी इंटेलिजेंस है, हेब ने बताया वंशानुगत प्लस वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम भी इंटेलिजेंस होती है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 3 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है किसने कहा। देखिए व्यक्तित्व की परिभाषा दी है यहाँ पे, और देखिए परिभाषा डेफिनेटली व्यक्तित्व से, विकास से, अधिगम से यहाँ से पूछी जाती है हर एग्जाम में। तो हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, हम जो उठते बैठते हैं, हमारा जो आचरण है, हमारे जो गुण है दोष है, वही क्या है व्यक्तित्व। ऐसा किसने कहा, वॉटसन, वैलेंटाइन, वुडवर्थ या स्किनर। तो मित्रों हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, ये कहा था वॉटसन ने। किसने कहा मित्रों, वॉटसन ने। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है निम्न में से कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। देखिए संतुलित समायोजन का क्षेत्र पूछा है। अब देखिए संतुलित समायोजन जानते हो आप ना, इसका क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो देखिए सांवेगिक संतुलन यानी जिसके संवेग के आधार पर संतुलित है, तो ये तो संतुलित समायोजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो संतुलित समायोजन है भाई, है ना। कार्य कुशलता, अगर कार्य करने में कुशल है तो भी क्या है संतुलित समायोजन है। लेकिन लिखा है अवधान की मांग, अवधान की मांग। अवधान क्या होता है, अवधान होता है मित्रों ध्यान केंद्रण, ध्यान केंद्रण यानी कि ध्यान केंद्रित करने की मांग हो रही है, इसका मतलब ध्यान केंद्रित नहीं है। जब ध्यान केंद्रित नहीं है तो वह संतुलित समायोजन नहीं होकर असंतुलित समायोजन है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 5 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह है। तो देखिए बालक सृजनात्मक ऊंचा है, सृजनात्मक योग्यता रखता है तो कब रखता है, यदि वह है। तो देखिए क्या है मित्रों, कक्षा में अनुशासन भंग करता है,
देखिए कक्षा में अनुशासन भंग करने वाला सर्जनात्मक है, गलत बात है। आज्ञाकारी और गृह कार्य पूरा करके लाता है, देखिए आज्ञा का पालन करता है और गृह कार्य पूरा करता है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सर्जनात्मक नहीं। और परीक्षा में अधिक नंबर प्राप्त करता है, वो तो मित्रों प्रतिभाशाली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली। तो ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर 2 बचा, यानी कि जिज्ञासावश जानने की इच्छा है उसमें ना, और वो क्या करता है? प्रश्न पूछता है, यानी कि वो क्या करता है? कुछ नवीन कर रहा है, कुछ रचना कर रहा है, सर्जनात्मक यही होता है, नवीन मौलिक, है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 6 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल है सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है, अच्छा प्रश्न है मित्रों, कि मंदिर के पुजारी स्वयं को ईश्वर का अवतार मानते हैं, यहाँ कौन सी रक्षात्मक युक्ति व्यक्त हो रही है? तादात्म्यकरण, पलायन, विस्थापन या मनोविलास। देखिए मंदिर के जो पुजारी है वो खुद को क्या कर लेते हैं? ईश्वर का अवतार मानने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सी रक्षात्मक युक्ति, या कह दूँ कौन सी मनोसंरचना, है ना, या कह दूँ कौन सी मनोसामाजिक संरचना, या कह दूँ कौन सी समायोजन तंत्र युक्ति व्यक्त हो रही है ना। तो देखिए ये हो रही है मित्रों तादात्म्यकरण, यानी कि अपने स्व की जो अपने पहचान है वो भूल कर दूसरों को, है ना, अपना आंशिक अंग मानने लगना, बस यही हो रहा है यहाँ पे। मंदिर के जो पुजारी है, संत है, ईश्वर का अवतार खुद को मानने लगते थे, तादात्म्यकरण है मित्रों। पलायन, जिस चीज़ से तनाव, दबाव, संघर्ष हो रहा है उससे दूर जाना, वो पलायन हो गया। विस्थापन, कहीं का गुस्सा कहीं पर थोप देना, वो विस्थापन हो गया। मनोविलास, मनोविलास को कहते हैं कल्पना तरंग या डे ड्रीम, यानी कि दिवास्वप्न, डे ड्रीम, है ना, दिवास्वप्न, ये किशोरों में होता है, यानी कि काल्पनिक जो इच्छाएं हैं, यानी जो वास्तविक जीवन में इच्छाएं पूरी नहीं होती वो काल्पनिक जीवन में पूरी करता है, वो है मित्रों मनोविलास। लेकिन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपके? तो प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है मित्रों, कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? अच्छा प्रश्न है, बाल्यावस्था से है, कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, ये पूछा है। तो देखिए बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता धार्मिकता। देखिए धर्म ये बाल्यावस्था में नहीं होता, ठीक है। पर निर्भरता, दूसरे पर निर्भर रहना, तो ये किस में होता है? ये शेष अवस्था में ज़्यादा होता है ना, बाल्यावस्था में इतना नहीं होता, ठीक है। अनुकरण प्रवृत्ति का अभाव होना, अभाव यानी कि अनुकरण प्रवृत्ति नहीं पाई जाना। देखिए अनुकरण प्रवृत्ति थोड़ी बहुत तो कम से कम पाई जाती है बाल्यावस्था में, है ना, थोड़ी बहुत पाई जाती है, तो ये भी यहाँ पे हट जाएगा। बच्चा कौन सा विकल्प? सामूहिकता की भावना, यानी कि इसमें साथी जो सदस्य होते हैं, है ना, उनके साथ बच्चे क्या करते हैं? खेलने की इच्छा रखते हैं, खेलते हैं, है ना, और क्या करते हैं, है ना, और क्या करते हैं कि मतलब ना जो भी मतलब समूह बनता है उस समूह का, जैसे कि वो आपके नेतृत्व करने वाला बनना चाहता है बालक, ये किस अवस्था की विशेषता है? ये बाल्यावस्था की अवस्था है ना। और अपने इसकी देखिए बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है मित्रों की? जो समलैंगिक है, समलैंगिक मित्र है उनके साथ ही खेलते हैं। अगर विषमलिंगी बात होगी वो होगी किशोरावस्था में। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है कि बालक के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। देखिए बालक का सर्वांगीण विकास करना है मित्रों, तो क्या आवश्यक है ना। खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृति का ज्ञान देना है, शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं। देखिए शिक्षण यानी कि विद्यालय के अंदर, और सहगामी क्रियाएं विद्यालय से संबंधित लेकिन विद्यालय के बाहर होना, है ना, बाहर होना जरूर नहीं है, देखिए मतलब शिक्षण से अलग, ठीक है। तो देखिए खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम या संस्कृति का ज्ञान देना, ये उपयुक्त तीनों विशेषताएं किस में आ जाती है मित्रों? ये आ जाती है सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत, यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक जो क्रियाएं हैं उनसे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 9 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है मित्रों, वह परीक्षण जिसके द्वारा समस्या के कारण को दूर किया जाता है क्या कहलाता है? देखिए वह परीक्षण जिसके द्वारा समस्या के कारण को दूर करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो देखिए निष्पत्ति परीक्षण में किसी विषय में या फिर बालक की शैक्षिक जो उपलब्धि है उसका पता लगाना, यानी निष्पत्ति परीक्षण को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है या फिर ज्ञानार्जन परीक्षण कहा जाता है, कि बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितनी उपलब्धि अर्जित की है, ठीक है। तो ये नहीं होगा यहाँ पे। निदानात्मक में क्या करते हैं? कारण की पहचान करते हैं, कारण को जानते हैं, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि मित्रों होगा यहाँ उपचारात्मक परीक्षण, यानी कि उस कारण को क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं, इसका मतलब उपचारात्मक परीक्षण यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 10 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है मित्रों, किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अच्छा प्रश्न है।
किसी वस्तु है उसको मात्रा के रूप में प्रकट करना है ना, तो क्या ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन, परिधि, मूल्यांकन, संक्रिया। तो ये परिधि नहीं है, संक्रिया नहीं है, यहाँ दो विकल्प बचते हैं, मूल्यांकन या मापन। तो देखिए याद रखना, मापन में आएगा मित्रों मात्रात्मक, ठीक है। मापन में क्या आता है? मात्रात्मक। और यहाँ मात्रा पूछी, इसका मतलब क्या है? यहाँ मापन सही हो जाएगा। मूल्यांकन में क्या होगा? मूल्यांकन में मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों ही हो जाएंगे, है ना। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक मूल्यांकन में। मापन में केवल मात्रात्मक या जिसे कहते हैं परिमाणात्मक, है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 11वें में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अनुभव का शंकु किसकी देन है? देखिए जो अनुभव का शंकु है ना, शंकु कैसे बनता है मित्रों? इस प्रकार बनता है ना, ये शंकु बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अनुभव का शंकु किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं दिया, ना ही किलपेट्रिक ने दिया और ना ही टोलमैन ने दिया। ये दिया था मित्रों एडगर डेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अनुभव का शंकु दिया। ये अनुभव का शंकु क्या है ना, इन्होंने ये बताया कि बालक जो सीखता है ना, वो किससे सीखता है? वो अनुभव से सीखता है। लेकिन अनुभव कैसे होने चाहिए मित्रों? प्रत्यक्ष या मूर्त अनुभव होने चाहिए। प्रत्यक्ष या मूर्त अनुभवों से बालक जल्दी सीखता है, ऐसा किसने कहा? एडगर डेल ने कहा। ये अनुभव का शंकु इन्होंने विचारधारा दी थी, जिसमें इन्होंने ये कहा कि बालक प्रत्यक्ष व मूर्त अनुभव से ज़्यादा सीखता है बजाय किसके? अप्रत्यक्ष व अमूर्त अनुभवों के, है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 12वां है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? देखिए अधिगम की विशेषता पूछी है, कौन सी नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। जीवन भर बालक मतलब व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही, अधिगम सीखता, सही है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी कथन सही है, सभी जगह चलते अधिगम, सही है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है, बिल्कुल सही है। अधिगम यानी सीखना, अगर सही सीखेगा तो बिल्कुल उचित समायोजन होगा, ये भी सहायक है, सही है। कौन सी विशेषता नहीं है? कि अधिगम नवीन ज्ञान का अर्जन मात्र। देखिए मात्र नेगेटिव शब्द वैसे हटा दो, या फिर देख लो केवल नवीन ज्ञान का अर्जन है, केवल इसमें नवीन ज्ञान ही प्राप्त करना है, नहीं। जो भी पूर्व ज्ञान आप इसमें प्राप्त किया है बालक या व्यक्ति ने, उसको भी क्या करना है? उसको भी स्थायी रखना है ना, उसको भी मजबूत रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 है कि क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता होता है। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान, इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? एस एम कोरे। कौन थे मित्रों? एस एम कोरे यानी स्टीफन एम कोरे थे। क्रियात्मक अनुसंधान की दूसरी विशेषता बता दूं कि ये विद्यालय तक ही सीमित होता है। कहाँ तक होता है? विद्यालय के अंदर तक ही, है ना, विद्यालय तक ही सीमित होता है। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें कोई नवीन ज्ञान वगैरह अर्जित नहीं किया जाता है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नवीन ज्ञान खोजा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें शोध करने वाला कौन होता है? परीक्षणकर्ता कौन होता है? एसएमसी का अध्यक्ष। देखिए एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंध समिति, इसका अध्यक्ष होता कौन है? अभिभावक, माता पिता या संरक्षक, तो ये यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता नहीं होता है। प्रसिद्ध चिकित्सक व वैज्ञानिक नहीं होगा। समाज का कोई भी व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान नहीं कर सकता, क्योंकि समाज तो विद्यालय के बाहर हो जाएगा। यहाँ मैंने बता दिया कि विद्यालय तक ही सीमित होता है, इसका मतलब विद्यालय के जो शैक्षिक कर्मचारी है वो ही इसमें शोध कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है, अभिक्रमित अनुदेशन है। देखिए अभिक्रमित अनुदेशन, इसके जनक कौन है मित्रों? BF स्किनर है। कौन है? BF स्किनर है ना, इसके जनक है। देखिए इन्होंने ये अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? कक्षा कक्ष में अधिगम होने वाला है? नहीं। शिक्षा केंद्रित अधिगम है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। बल्कि ये हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन है कि बालक स्वयं करके सीखता है, स्वयं अपनी ही गति से सीखता है, स्वयं अपनी ही गति से आगे बढ़ता है। अभिक्रमित अनुदेशन में 3 प्रकार होते हैं, रेखीय, साक्य और आंतरिक या मैथेटिक्स, है ना। तो स्वतः अधिगम यानी कि बालक खुद करके सीखेगा, है ना। और देखिए जैसे बालक ने एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की, है ना, उसका गलत दे दिया तो वापस उसी को करेगा, यानी अपनी ही गति से स्वयं आगे बढ़ता है, तो स्वतः अधिगम कहलाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 15 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। तो मित्रों ये थे आज के 15 CDP एंड साइकोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए। 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।